बीदर के किले पर वक्फ का दावा, सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, वक्फ बोर्ड लैंड स्कैम पर बवाल, सेना ने इलाके को घेरा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन सिंह। वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तलवारें खींच चुकी हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक वक्फ में बदलाव को लेकर अपना संकल्प दोहरा चुके हैं। वहीं विपक्षी नेताओं के पेट का दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच वक्फ कानून को लेकर विवाद जारी है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके कई जमीनों को हथिया लिया है और इसी के मद्देनजर विपक्षी दलों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी भी बनाई, जहां करोड़ों की संख्या में सिफारिशें मिली हैं वक्फ बोर्ड को खत्म करने की, जिससे विपक्ष बैकफुट पर आ चुका है। इस बीच कांग्रेस के कई नेता, जिनमें खड़गे से लेकर सिद्धारमैया तक, जमीन हड़पने के उन पर आरोप लगे हैं। वक्फ पर अब कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। वहीं कर्नाटक के ऐतिहासिक बीदर किले पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोकते हुए उसे वक्फ संपत्ति बताया है, जिससे राज्य में नया विवाद खड़ा हो गया है। ये वही किला है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने संरक्षित और देश की धरोहरों में शामिल किया है। वक्फ बोर्ड का ये दावा कर्नाटक समेत देश भर में जमीनों पर दावे ठोकने की उनकी बढ़ती गतिविधियों का हिस्सा माना जा रहा है। वक्फ बोर्ड के इस कदम ने हिंदू संगठनों और स्थानीय नागरिकों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि 1427 में बना ये बीदर किला उनकी संपत्ति है। साथ ही वक्फ ने किले के भीतर मौजूद 17 इमारतों पर भी कब्जा जताया है, जिनमें से ज्यादातर मकबरे हैं। अहमद शाह, अलाउद्दीन और कई दूसरे सुल्तानों के मकबरों को भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है। इन इमारतों को ASI ने संरक्षित धरोहर माना है और ऐसे में वक्फ का इस किले पर दावा एक बड़ा विवाद खड़ा कर रहा है। बीदर किले के अंदर बनी 16 खंभों की मस्जिद को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति का हिस्सा बताया है। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक ये मस्जिद 1424 में कुबील सुल्तान ने बनवाई थी। सवाल उठता है कि इतने सालों बाद वक्फ बोर्ड इस इमारत पर कैसे अपना हक जता सकता है। स्थानीय नागरिकों और हिंदू संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की इन गतिविधियों से ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण खतरे में है। कर्नाटक में हाल के वक्त में वक्फ बोर्ड के ऐसे कई दावे सामने आए हैं जिन पर बवाल मचा है। उत्तर कर्नाटक में किसानों की निजी जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड ने कब्जे के दावे किए, जबकि दक्षिण कर्नाटक में मंदिरों और सरकारी स्कूलों की जमीनों को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया। उदाहरण के तौर पर श्रीरंगपट्टण तालुका में चिकम्मा चिक देवी मंदिर की 6000 वर्ग फीट जमीन और चंदगालू गांव के सरकारी स्कूल की 39,000 वर्ग फीट जमीन को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है, जिस पर लोगों को सड़कों पर उतरकर विरोध करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि फोर्स को भी सामने आना पड़ा और कई घरों में तोड़फोड़ की गई, कई लोग घायल हो गए और उसके बाद पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है। वक्फ बोर्ड के ऐसे दावों के कारण कर्नाटक में विरोध बढ़ता जा रहा है। कई हिंदू संगठनों ने इसे लैंड जिहाद करार दिया है और इस पर रोक लगाने के लिए सरकार से वक्फ संशोधन बिल को लागू करने की मांग की है। इन संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से जमीनों पर दावे कर रहा है, उससे धार्मिक और सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है। सरकार से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो चुकी है और हिंदू संगठन आंदोलन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के दावों की सीमा सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के कूड़ा घरों, सार्वजनिक सड़कों, पटना के पास एक गांव और यहां तक कि सूरत नगर निगम के कार्यालय पर भी वक्फ बोर्ड ने अपने दावे ठोके हैं। वक्फ बोर्ड ने संसद भवन तक को अपनी संपत्ति करार दिया और इन बेतुके दावों को देखते हुए देश भर में वक्फ कानून में सुधार की मांग और तेज हो गई है, ताकि ऐतिहासिक धरोहरों को सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 500 किसानों ने जेपीसी को भेजी शिकायत, वक्फ बोर्ड पर लगाए संगीन आरोप, भाग खड़ा हुआ मौलाना गैंग। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी फुल ऑन एक्शन में है। संसद की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल 7 नवंबर को कर्नाटक के उत्तरी जिलों के उन किसानों से 500 से ज्यादा उन्हें शिकायतें मिली और उन किसानों से उन्होंने मुलाकात की, जिनमें इन किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या के कार्यालय ने ये जानकारी दी।
सूर्या जेपीसी के सदस्य भी हैं। सूर्या के साथ जगदम्बिका पाल ने हुबली, विजयपुरा और बेलगावी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और दूसरे संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की, जिन्होंने शिकायत की थी कि राज्य वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर दावा कर रहा है। सूर्या के कार्यालय ने एक और बयान में कहा कि जगदम्बिका पाल और सूर्या को विजयपुरा, बीदर, कलबुर्गी, हुबली और बागलकोट और बेलगावी के किसानों की 500 से ज्यादा याचिकाएं मिली हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड को लेकर शिकायत की गई है, जिनमें कहा गया है कि उनकी कृषि जमीन पर वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति होने का दावा किया है, जिसको लेकर जगदम्बिका पाल ने कहा वो तथ्यों की जांच और पीड़ितों से मिलने के लिए राज्य में आए हैं। किसानों और विभिन्न संगठनों ने उन्हें दस्तावेज और ज्ञापन सौंपे हैं। किसानों और संगठनों को आश्वासन दिया गया है कि उनके मुद्दे पर जेपीसी में चर्चा की जाएगी और रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। जेपीसी अध्यक्ष का दौरा राजनीतिक था, तो उन्होंने पूछा, हो सकता है कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों को बेदखल न करने के निर्देश दिए हों, लेकिन क्या इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा? रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई है, वक्फ ने दस्तावेज में बदलाव सुनिश्चित किए हैं। राज्य सरकार इस पर क्या कर रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जगदम्बिका पाल की यात्रा, उनके दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेपीसी अध्यक्ष का दौरा राजनीतिक था। उन्होंने कहा, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जारी किए गए नोटिस वापस लिए जाने चाहिए और हम किसी को भी बेदखल नहीं करेंगे और रिकॉर्ड में संशोधन किया जाता है तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। जब मैंने ये कहा है तो ये मुद्दा कहाँ है? इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी जगदम्बिका पाल की राज्य यात्रा को ड्रामा कंपनी करार दिया। उन्होंने दौरे को यहाँ पर ड्रामा कहा है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। शिव कुमार ने कहा कि जगदम्बिका पाल ने यह दौरा राज्य में होने वाले उपचुनाव और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार ने जेपीसी अध्यक्ष पर राजनीतिक दुष्प्रचार में शामिल होने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि ये कोई संयुक्त संसदीय समिति नहीं है जो ये दौरा कर रही है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के सदस्य ही आए हैं और राजनीति कर रहे हैं। वैसे इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वक्फ बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही राजनीतिक माइलेज लेने की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वक्फ के बढ़ते दावे अब सवालों में आ चुके हैं और इसका ठोस इलाज करना जरूरी है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने वक्फ बिल को लेकर भी एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए और एक बड़ा बयान दिया, साथ ही संकल्प लिया है कि ये खत्म होकर रहेगा। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी के बनाए गए वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधानों से पूरा देश परेशान है, उसमें बदलाव लाने के लिए पीएम मोदी संसद में बिल लेकर आए। कर्नाटक में मंदिरों समेत पूरे गांव और लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। मैं पवार साहब और उद्धव ठाकरे से पूछने आया हूं कि आप बताएं कि आप इस बिल का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। वो जवाब नहीं देंगे। विपक्ष पर वार करते हुए शाह ने आगे कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई तो वो किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर स्थानांतरित कर देगी। और यहां पर शाह ने यह भी कहा कि 500 साल से प्रभु श्री राम टेंट में बैठे थे। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी आए और 5 साल में ही उन्होंने भूमि पूजन भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा कि चल रहे तुष्टीकरण को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, महायुति की सरकार। नाग पूजा फिर शुरू होगी, पूरे विधि विधान से होगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह ने सवाल करते हुए कहा कि मैं शरद पवार से भी पूछना चाहता हूं कि 2004 और 14 तक आपकी अघाड़ी की सरकार थी, आपने महाराष्ट्र के लिए क्या किया? वो हिसाब नहीं देंगे। 10 साल में अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को 1.91 हजार करोड़ रुपए दिए। वहीं 2014-24 के बीच पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 10 लाख से 15,000 करोड़ रुपए दिए और इससे चौतरफा विकास हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी के आने के बाद किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं और इस जिले के यहाँ पर 4 लाख किसानों को 1400 करोड़ रुपए दिए गए। शाह ने कहा कि 4 लाख गरीबों के घर में नल का कनेक्शन पहुंचा है। आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख गरीबों को 5 लाख तक का सभी खर्चा फ्री किया गया है और अब 70 साल से ज्यादा के लोगों को 5 लाख की कवरेज और मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा घरों में हमने शौचालय बनाने का काम किया। अभी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे लाड़की बहन योजना को लेकर आए और सांगली की 7 लाख बहनों के अकाउंट में पैसे देने का काम किया है। एक साथ अमित शाह ने सारी योजनाओं का भी गुणगान किया। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया
कि इस बार संसद में वक्फ बिल कानून की शक्ल अख्तियार करके रहेगा। न सिर्फ अमित शाह बल्कि पीएम मोदी भी अपनी कई चुनावी रैलियों में इस बात को दोहरा चुके हैं और संकल्प ले चुके हैं। लेकिन विपक्ष का वक्फ बोर्ड के बढ़ते दावों पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ और वक्फ बोर्ड दोनों ही सवालों में आ चुके हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।